कहते हैं कि देवी मेरे साथ खेल रही है। मतलब मैं एक फॉर्म को पकड़ के बैठता हूँ हम्म। तो वो दूसरे फॉर्म में आके वो रेस्पॉन्स देती है। हाँ, सही है ना, क्योंकि ये हमारा बियॉन्ड माइंड एक्टिविटीज है। आप किसी एक को पकड़ेंगे तो वो जिस फॉर्म में आपको रिस्पांस मिलना चाहिए उसी फॉर्म में आके रिस्पांस देंगे। वो पकड़िए मत किसी को, आने दीजिए ना जो आ रहा है। बाबू साइड में कर दो। अगर मैं छिन्नमस्ता का वो याद करके बुलाता हूँ हाँ। तो दूसरा एक स्वरूप आ जाता है। वो ये सारे स्वरूप एक ही है, और जिस समय में आपको जिस स्वरूप का आवश्यकता है वो स्वरूप उत्पन्न होती है। और एक ही एनर्जी का डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी एक ही है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में अपीयर होती है, बदलती है सिचुएशन से, टाइम से, ये कंडीशन से। फंक्शन अलग अलग है। जी जी जी। देखते हैं जैसे काइनेटिक एनर्जी कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सोलर एनर्जी में, सब में परिवर्तित हो जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी में जितनी भी एनर्जी है सब में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो ओरिजिनली एक ही होता है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में वो बदलते जाता है। तो सर फिर इस केस में तो जो भी बेस शक्ति है उनकी करेंगे तो सारी चीजें वैसे ही मिल जाएंगी ना। हाँ, अगर बेस अपन शक्ति में ग्रोथ करते चले जाएंगे, क्योंकि तो मूल शक्ति है। हाँ, तो उसमें आप ग्रोथ करते जाएंगे तो सारी शक्ति अपने आप अपीयर हो जाएगी। तो जो जैसे अपन 10 महाविद्या की बात कर रहे हैं तो हाँ, जैसे 10 देवियां हैं तो उनको एक एक को साधने की बात कर रहे हैं, तो वो जरूरी थोड़ी है फिर जो। नहीं, साधने की बात है कि वो एक अलग विजडम के साथ आपके पास अपीयर हो रहा है। हम्म। अब आप ये देख रहे हैं कि अब हमारे सामने में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी काम कर रहा है, जहाँ हम दोनों आदमी कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बदले में इस एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो फिर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं पॉइंट? हाँ सर। तो स्थिति के इसीलिए, हिसाब से, स्थिति के हिसाब से उसको हाँ, अंडरस्टैंड करना है। किस सब समय में किस फॉर्म की आवश्यकता है उसको डिजाइन करना, उसको समझना, उसके हिसाब से काम करना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम। फंक्शंस अलग अलग है। नीड्स ऑफ द सिचुएशन अलग अलग है, यही है। जी जी जी। जो इसमें ऐसा रहेगा कि मोर फोकस्ड रहना चाहिए। हम्म। स्पेशलाइज हो गया। अब जैसे स्पेशलाइजेशन। इस एप्लियंस को चलने के लिए मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, है ना। तो अब स्विच से डायरेक्ट लगा दिए तो एप्लियंस चल गया। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पाने के लिए हम बहुत तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। बैटरी लगा सकते हैं, उससे फिर ले सकते हैं, फिर डायरेक्ट करंट वाले को अल्टरनेट करंट में बदल करके ले सकते हैं। कुछ मैकेनिकल एक्टिविटीज पैदा करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, ऊर्जा, और उससे फिर सप्लाई ले सकते हैं। नेचुरल सिस्टम्स के एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर उससे इसका सप्लाई ले सकते हैं। सोलर प्लेट छत में लगा करके वहां से सोलर एनर्जी को रिसीव करेंगे और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके इस एप्लियंस में लगा देंगे। सब स्थिति में ये चलेगा। लेकिन कौन सा ज्यादा आसान अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको हम पिकअप करें, है ना। कठिनाई करने से अच्छा है सहज हो जाना। तो हाँ। जो सहजता से उपलब्ध हो वो अपूर्व है।
जिसमें मेहनत करना पड़ रहा है, तो एनर्जी तो उतनी कंज्यूम हो रही है मेहनत में, और फिर कुछ उपलब्ध हो रहा है, तो कंज्यूम किया हुआ एनर्जी और उपलब्ध किया हुआ एनर्जी दोनों बराबर हो जाता है, तो बहुत ज्यादा मजा नहीं आता। ठीक है। सही बात। इसलिए सोलर ज्यादा यूज होता है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन में वेस्ट नहीं होता है। सही बात है। ठीक है सर। हाँ यस सर। वेरी नाइस। तो आपको पता है आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम छठी महाविद्या के ऊपर काम करेंगे। बचपन से जैसे हम बाहर की दुनिया से अटैच्ड होते हैं, ग्रोथ करते हैं, है ना, यंग बनते हैं, एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं, जॉब करते हैं, मैरिज करते हैं, इस सब करने के पीछे और इस सब दायित्व में एक बड़ा ही अलग सा चीजें हमारे अंदर पैदा रहे, एक अलग मनोभाव पैदा होगा, और इस मनोभाव की वजह से हम बहुत ही दुर्लभ स्थिति में पहुंच जाते, सहज नहीं रह पाते, कठिनता का सामना करना पड़ जाता है, नए और दुर्लभ स्थिति को हम पैदा कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारा फिजिकल रिएक्शन अलग होता है, मेंटल रिएक्शन अलग होता है, इमोशनल रिएक्शन अलग होता है, स्पिरिचुअल रिएक्शंस अलग होता है, रिलीजियस रिएक्शंस अलग 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 रिएक्शंस होते हैं। हम सब आदमी इस सब से गुजरे हैं, क्योंकि अब सभी हम लोग व्यस्त हैं, शादीशुदा हैं, बाल बच्चा है, जॉब है, काम है, नहीं भी काम है तो हम कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं अपने चीजों को डिजाइन। तो आप में से मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी मनोदशा है जो हमको सहज रूप में ग्रोथ नहीं होने देता, जिसका ज्ञान होना, जिसका अनुभव होना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक हम उसको ठीक से नहीं समझेंगे तो हमारा विकास भी सही ढंग से नहीं। फियर। हम्म। भय भय। फियर। जी के हिसाब से भय, हम लोग जो ग्रोथ कर रहे हैं इसमें भय एक मूल कारण है, जो हर एक अवस्था में हमारे साथ जुड़ते जा रहा है। बहुत सुंदर। और कोई? एक ने कहा है संदेह, डाउट। अपनी क्षमता को नहीं पहचानना सर। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस ना होना सर। उससे क्या होगा? अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपके अंदर क्या चीज पैदा होगा? हाँ, डर डर होगा, कुछ भी इंफीरियरिटी करने के लिए डर कॉम्प्लेक्स। होगा, भय या। शरण जी ज्यादा उपयुक्त हैं। जी जी। है ना? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और कोई? सर एंजाइटी होगी कि हाँ, क्या है क्या नहीं है, ऐसे करके घबराहट होगी। एंजाइटी होगी, सही बात है, एंजाइटी इसी कारण से होती है। और एंजाइटी के पीछे डर होता है, भय होता है, इसीलिए हमको एंजाइटी होती है, नहीं तो नहीं।
सर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको सेल्फ डाउट देगा और फिर आपको फियर आएगा और फिर सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। ये भी बात सही है। तो पहले डर आएगा कि डाउट आएगा? डाउट। हाँ, सर पहले डर आएगा। क्यों? जब जब सर फेलियर होने का डर होगा तभी डाउट आएगा कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बार बार ऐसा विचार आएगा। सर सर डाउट आने से मुझे लगता है, हाँ, बताइए बताइए। मुझे लग रहा है डाउट आने से डर आएगा। सर मुझे लगता है सबसे पहले फोकस नहीं होते है तो डाउट आता है, डाउट नहीं आता है तो वो चीज समझ में नहीं आती। तो वो बड़ी कॉमन बात को समझना। एक प्रक्रिया इंटेलेक्चुअल, एक प्रक्रिया क्या है? इंटेलेक्चुअल। और दूसरा प्रक्रिया जो है वो सोल का नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भय और डाउट में, संदेह और भय में, सोल जो आप बाय बर्थ कुछ मनोभाव को लेके आते हैं, उसमें डाउट होता है क्या? डाउट इंटेलेक्ट ग्रोथ होने से पैदा, मोर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। भय जो है तो आपका जन्मगत क्वालिटी है। पैदा होने के बाद आपका हृदय उस अपने मनोभाव के साथ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड होता है, तो जन्मगत आता है भय। देखते हैं एक छोटा बच्चा जो किसी को भी नहीं जानता, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति और जिसकी ऊर्जा अच्छी नहीं होती, जब वो व्यक्ति के नजदीक पहुंचता है, उस बच्चे के नजदीक, तो बच्चा रोने लगता है ना? या बच्चा अपनी आंखों को बंद कर लेता है। पसंद नहीं तो बच्चा आंख नहीं खोलेगा, आंख बंद कर लेगा, अपना मुंह फेर लेगा, दूसरी डायरेक्शंस में कर लेगा। तो कौन सा पहला क्रिया, कौन सा मनोभाव, कौन सी स्थिति पहले होती है? भय पहले, है ना? भय पहले होती है। और ये तो जब हमारा इंटेलेक्ट डेवलप होता है तभी डाउट होगा ना। अगर इंटेलेक्ट नहीं रहता है तो डाउट नहीं होता। एक बच्चा रस्सी और सांप के बीच में भेद नहीं कर पाता। जब ये भेद आता है वो इंटेलेक्ट से आता है। ये समझेगा कि ये सांप है और ये रस्सी है, तो इसमें भय आएगा। वो इंटेलेक्ट में संदेह होता है और फिर संदेह के बाद भय आता है। ये इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन है। तो प्रीति ने जो कहा कि संदेह होने से भय आता है, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जब आप अपने मूल प्रकृति को समझते हैं, गुण को समझते हैं, तो उस गुण के दौरान भय आपका जन्मगत क्वालिटी है, वो होता ही होता है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो बहुत सहज रहता है। जब वो बाहर आने की प्रकृति में होता है तो बहुत जोर से रोता है। क्यों रोता है? नए एनवायरनमेंट, नई रोशनी, नया कंडीशंस, सब उसके लिए नई जगह रहती, और उसका भय होता है उसको कि इतना सिक्योर जो अंदर था, बाहर में क्या वो उतना सिक्योर है? अननोन वेरिएबल्स होते हैं ना, फियर ऑफ द अननोन। समझ रहे हैं पॉइंट? तो इसीलिए भय सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है? थोड़ा ना एक हमारे मोबाइल में अरविंद गुप्ता को जोड़ना था, तो भूल गए। इसमें नहीं, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अरविंद गुप्ता देखिए,
है ना? भय को समझ रहे हैं आप लोग? तो आज जो हम जिस विद्या के बारे में जानकारी हासिल करेंगे उसको बोलते हैं एक्सट्रीम नॉलेज ऑफ फियरलेसनेस, है ना? जिसको भैरवी महाविद्या कहते हैं। पता है भैरवी का नाम सुने हैं आप लोग? हम्म। हाँ जी, वो भैरव का भैरवी मतलब वो सुना है। हाँ, वो क्या है भैरवी महाविद्या? सर इसको कॉमन भाषा में भी यूज करते हैं ना, कोई अगर ज्यादा गुस्से में दिखता है, कोई क्रोध में आ जाता है, तो भाई इसने तो भैरव रूप धारण कर लिया या भैरवी बन गई, ऐसे भी भैरव रूप सुना इसीलिए है ऐसे। धारण करता है कि डर विहीन हो जाए, फियरलेसनेस को वो प्राप्त करे, है ना? आपको पता है भय क्या है? नहीं है इसमें? ये तो पता है बट शब्द में बोल नहीं पाते हैं लोग। कोई बात नहीं ना, जैसे मन हो वैसे बताइए। शब्द तो देना, उच्चारण है और होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे मतलब भैरवी जो है सो ना, शब्द के जो परारूप है, जो हम बोलते हैं ना, तो उसके 4 स्टेज होते हैं। कौन कौन से स्टेज होते हैं? परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। तो ये परा है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए भय के समय में आदमी अनएक्सप्रेसिव हो जाता है, उसके शब्द बंद हो जाते हैं, सिर्फ शब्द कल्पना में रहते हैं, विचारों में रहते हैं, बाहर नहीं निकलता, हाथ पांव बंद जाते हैं, आवाज रुक जाती और आदमी किसी भी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जब भय होता है तो आदमी जोर से चिल्लाता है और चिल्लाने के बाद आवाज रुक जाती है। चाहे आप संज्ञान अवस्था में भयपूर्ण हो या अज्ञान में, नींद में भी अगर आप ड्रीम देख रहे हैं तो आपकी आवाज बंद हो जाती है, आप बड़ा उल्टा पुल्टा चिल्लाने लगते हैं, क्लैरिटी नहीं आती। इनको लिख दीजिए कि प्लीज ज्वाइन। समझ में आ गई? तो भय को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे बताएं? सर, जिस रिजल्ट के बारे में पता नहीं है और उसके बारे में हम सोचते रहते हैं कि गलत हो जाएगा, वो एक तरह का भय हो गया सर, कि आगे होने वाला क्या है, और उसको गलत सोच सोच के एक भय रहता है सर। बहुत बढ़िया, क्योंकि डर किसी खास खतरे या उसके प्रति जो हमारा एक मूल भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है ना। जी सर। वेरी नाइस। ये एक स्वाभाविक मनुष्य की भावना है जिसको हर एक व्यक्ति
अपने जीवन में अनुभव करता ही करता है। साधना के दौरान अचानक से ऐसा महसूस होता है कि हमारे सामने में दो शेर टक से खड़ा हो गए, या आपको शक्ति का ऐसा विभत्स रूप सामने में आ जाता है। तो आप अगर फियरफुल होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज को लॉस कर, अगर आप साहसी होते हैं, करेजियस होते हैं, निडर होते हैं, तो फिर आपको वो स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो जाता है जिस उद्देश्य से आप साधना में रत, है ना। और क्या है? तो जैसे हमारा एग्जाम से पहले हम अगर पढ़ाई नहीं की होती तो हमको डर लगता है, सो इज डर कमिंग फ्रॉम अनअवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस, हम्म, कि नहीं? सही बात है। आपने बोला था ना, इंटेलेक्चुअल फेयर होता है और एक आत्मिक फेयर होता है। हम्म, वो इंटेलेक्चुअल फेयर मतलब अगर मैंने ये नहीं किया तो कल क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कुछ हो जाए, मेरे को एक्सीडेंट हो जाएगा, या हम्म, मेरा बिजनेस डूब जाएगा, या ऐसे कुछ सोच विचार आते रहते हैं वो एंजाइटी में। हम्म। दोनों टाइप फिर का, पर दोनों टाइप का भी तो लैक ऑफ नॉलेज ही है ना सर। अगर इंटेलेक्ट हो चाहे विजडम हो, दोनों में से कोई भी हो, पर वो लैक ऑफ नॉलेज ही तो फियर। डर डर ही है। यस। फियर ऑफ अननोन वही होता है। सही है। डर को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या होता है जब डर होता है? देखिए, क्या होता है जब हम किसी भी तरह के खतरे को महसूस करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं, है ना। एड्रिनल ग्लैंड्स एक हार्मोन सेक्रेशन करता है, एड्रेनलिन। वो आपके अंदर में निडरता पैदा कर देता है और आपके शरीर को इतनी स्फूर्ति युक्त करता है कि आप सोचते हैं कि इसको फेस करें या यहाँ से भाग जाए। फाइट और फ्लाइट। हाँ, ये स्थिति पैदा होती है। इसमें क्या होता है कि आपके हृदय की गति बहुत तेज से बढ़ जाती है। जैसे ये धड़कन बढ़ जाती है तो आपकी शारीरिक कमजोरी हो जाती है। जिस किसी भी स्थिति में अगर हृदय की धड़कन तेज हो तो शारीरिक रूप से व्यक्ति कमजोर फील करने लगता है। फिजिकल एक्टिविटीज उसका स्लो डाउन हो जाती है, काम नहीं कर पाता। इसीलिए किसी भी खतरे या भय की अनुभूति होने से आदमी धीरे से निष्क्रिय की ओर हो जाता है। उसके हाथ पांव बंध जाते हैं, वो अपने पांव को बढ़ा नहीं पाता है, हाथ से कुछ उठा नहीं पाता, ऐसे ब्लॉक हो जाते हैं। तो स्तंभन इस हो जाता है जी, ऑलमोस्ट। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर हम डर को देखें सांसारिक जीवन के उद्देश्य से, तो ये जीवित रहने का एक सिस्टम है और इससे आप एक अलग तरह के डिसिप्लिन को अपने अंदर डिजाइन करते हैं और डिजाइन करने के बाद आप संयमित लाइफ को लीड करने में सक्षम होते हैं। जैसे अगर आपको डर नहीं होगा कि रोड में रेड लाइट पर क्रॉस करने से मुझे फाइन होना है, तो आप कभी भी रेड लाइट पर रुकेंगे नहीं और धड़ाक से क्रॉस कर लेंगे। आज भी बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन डर की वजह से बहुत सारे लोग इस स्थिति को, इस लॉ को फॉलो अप करते हैं। तो जितने भी लॉज हैं वो सारे लॉ आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक फियर डिजाइन करता है, साइकोलॉजिकल फियर। इसको साइकोटिक फियर कहते हैं। उस फियर के दौरान आपकी मस्तिष्क या आपके सोचने समझने की क्षमता एक रूल्स और लॉ को ओबे करने के लिए तैयार हो जाता है ना। हम कल हम लोग गए थे ना, वो दिन नहीं मिला यही सब। ये आपको ऐसी स्थिति में अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी सपोर्ट करता है जिसमें आपके जीवन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस स्थिति में आप उस डर को एक्सप्रेस करने में सक्षम होते हैं, है ना। कोई भी ऐसी स्थिति
जो आपके जीवन से संबंधित है और जीवन को असहज करना चाहती है, उस सारे स्थिति के प्रति आपका प्रतिक्रिया बड़ा ही स्वाभाविक है। आप पास्ट के इस प्रतिक्रिया से प्रेजेंट में होने वाली प्रतिक्रिया को रेगुलेट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे कोई एक बार आपने गलती करी लेकिन उसका कोई भी पनिशमेंट नहीं मिला, तो आप बार बार उस गलती को दोहराने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप अभय की अवस्था में जाते हैं, डर नहीं होता कि मैक्सिमम मुझे क्या हो सकता है ना। तो एक चोर ऐसा ही एग्जाम्पल दिया कि आज आप हमको जेल में डाल देंगे, तो जब हम जेल से बाहर निकलेंगे तो ज्यादा और स्ट्रांग जेल जो चोर बन करके बाहर निकलेंगे, कि हमको मैक्सिमाइज स्थिति का पता है कि वहां क्या कर सकता मुझे, है ना। तो ये प्रक्रिया ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी है। जैसे एक पति अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठा देता है और हाथ उठाने के बाद वो एक ऐसा सहज उसके अंदर में निडरता आ जाती है कि वो बार बार अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठाने लग जाता है। ये सारी प्रतिक्रिया हमारे जीवन में है। हम एक गलती करते हैं, जैसे स्मोकिंग एक कर लिया एक बार, फिर हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया कि इससे कुछ गलत नहीं हो रहा है, तो बार बार स्मोकिंग करने की इच्छा होने, ऐसी बात होती है ना। तो इसीलिए हमको सीखने के लिए हमारे जो अंदर का जो डर है ये समझना। डर एक ऐसी मनोभावनात्मक प्रतिक्रिया है जिससे आपके जीवन में तनाव पैदा, तनाव के पीछे का जो रहस्य है, इमोशंस है, स्ट्रेस है का, वो आपका फियर है ना। बिना फियर का तनाव नहीं। अगर आपको ये पता हो जाए कि मेरा बच्चा परीक्षा पास कर ही जाएगा, तो आप चिंता में नहीं रहे। वो आपको महसूस हो रहा है कि वो ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा, तो आपको हमेशा चिंता बनी रहेगी कि वो ठीक से नहीं पढ़ रहा है, पता नहीं रिजल्ट क्या हो, भगवान जाने। और वो चिंता आपको तनाव पैदा करती रहेगी और उस तनाव से आप परेशान होते रहेंगे, है ना। जैसे हम किसी को हेट करते हैं, उसके पीछे भी डर होता है। जैसे सांप, सांप को जिस दिन से हमने समझा है, इंटेलिजेंस आया है, तो हमको ये समझ में आया कि ये बहुत ही खतरनाक जीव है, ये कभी भी मुझको नुकसान पहुंचा देता है। तो सांप को देखते ही हम दूर होते हैं, उसको हेट करते हैं, उसके नजदीक जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाते, है ना। जिस किसी ने भी सांप से डरने का पहली बार अनुभव किया, तो उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ये कहता है कि वो अपने अंदर घृणा और डर की सबसे उच्चतम स्थिति को महसूस किया, इसीलिए वो घृणा पैदा। तो जिस चीज से हम डरते हैं उससे घृणा हो जाती है, प्रेम नहीं हो पाता। और डरने की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, वो सारी की सारी अवस्था नेगेटिव एटीट्यूड से ही डिजाइंड होता है। डर से सुरक्षा भी होती है। कैसे होती है कि जब आपको किसी भी चीज के प्रति डर लगता है, तो ये एक प्रोटेक्टिव सिस्टम के रूप में भी काम करता है। आपको उस डर होने वाली स्थिति में जाने से ये रोकता है कि आप उधर मत जाएं और आपकी स्थिति बेहतरीन होती रहे, है ना। तो इसीलिए आपको ये मानव जीवन के अनुभवों का यह एक बड़ा सामान्य हिस्सा है, हाँ, है ना, कि अपने बचाव के लिए
जो हम एक्टिविटीज करते हैं वो डर की प्रतिक्रिया से उत्पन्न एक्टिविटीज होती, और इसमें कुछ भी हो सकता है ना। अपने बचाव में हम जब लोगों को मर्डर भी कर देते हैं तो कोर्ट ऐसा करता है कि ये इनोसेंट है, अपने बचाव में इन्होंने गोली चलाई, अपने बचाव में दूसरे का जान ले लिया, है ना। तो ये ऐसा प्रोग्रामिंग हमारे जीवन में बड़े आसानी से उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर डर सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न हो जाए तो ये बड़ा ही भयावह स्थिति ले लेता है। आपकी हर एक चीजों को ये कंट्रोल कर लेता है। जैसे कि 2020 में जब बीमारी महामारी फैली, इस महामारी में इम्पैक्ट, फिजिकल इम्पैक्ट बहुत कम था, लेकिन भय बहुत ज्यादा था। इतना स्ट्रांग फियर था कि लोगों से मिलना बंद कर देते थे। बच्चे से माँ अलग हो जाती थी, पति पत्नी अलग अलग हो जाते थे, माता पिता अलग हो जाते थे बच्चों से, माता भी अलग हो जाती थी। अपने अपने जीवन के बचाव का, कि कैसे हम इस महामारी में अपने आप को प्रोटेक्टिव कर सकें, है ना। तो ये बड़ा ही अद्भुत सामाजिक स्थिति का भय था, और जिसका प्रभाव आज भी देखा जाता है। आज हमारे पास एक पेशेंट आए थे जो 2020 में इस महामारी से गुजरे, मर करके जीवित हुए, लेकिन तब से आज तक उनकी आवाज चली गई, वो ठीक ढंग से बोल नहीं पाते। तो ये जो अनुभूति थी बड़ा ही अद्भुत है ना, कि डर किस तरह से, सामाजिक फियर किस तरीके से हमको इम्पैक्ट करता है। आज आप सोशल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर से जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर पैदा हो रहा है, और इस अंडरस्टैंडिंग में हम देखें कि अभी 2-4 दिनों के लिए ही युद्ध हुआ, तो हमारे पूरे समाज में, पूरे हिंदुस्तान में डर का एक ऐसा वातावरण फैला कि हमारा कॉमन अंडरस्टैंडिंग में हम इसकी बचाव के लिए बहुत अलग अलग चीजों को सोचने लगते हैं कि क्या हो सकता है हमारे जीवन के अंदर, है ना। तो जब भी डर पैदा होती है तो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं एंड फिजिकल चेंजेस होते हैं, और इन टर्न हमारा मेंटल चेंजेस होता है, इमोशनल चेंजेस होते हैं, सारे तरह के चेंजेस पैदा हो जाते हैं। जैसे हमको पसीना आने लग जाएगा, है ना, हमारे सांस फूलने लग जाएंगे, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, अपने ऑटोमेटिक ना ऑटो मूवमेंट हमारे बॉडी में होने लगेंगे, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। ये जो प्रक्रिया होती हैं शरीर की, ये प्रतिक्रियाएं शरीर को उस सिचुएशन से लड़ने या उस सिचुएशन से भागने के लिए तैयार कर, है ना। समझ में आ रही है बात, किससे, उससे लड़ने या भागने के लिए तैयार करती है। जो हमारा नर्वस सिस्टम्स है, उस नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है, वो रिस्पॉन्स टू थ्रेट, यानी कि कोई ऐसी चीज हो जिससे हमारे अंदर में खतरा का अनुभव करता है बॉडी, तो सेल्फ प्रोटेक्टेड करने लगता है। जैसे आपके हाथ आपके आंख के पास अचानक से आता है तो आपकी आंखें बंद हो जाती, ये ऑटोमेटाइज्ड प्रोग्राम है, ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। कोई भी डेंजरस थॉट से आपको छूता है
या आपके नजदीक में खड़ा होता है, आपका शरीर सजग हो जाता है और उस आकस्मिक आने वाली घटना को समझ करके प्रतिक्रिया कर देता है। आप वहां से जगह छोड़ देते हैं, वहां से अलग हो जाते हैं, वहां से अलग हट करके बैठ जाते हैं। ये सारी की सारी भय की वजह से होता है ना। इसीलिए हमको समझना है कि भय बड़ा ही नेगेटिव रिसोर्सेस है, जिससे उत्पन्न थॉट्स पॉजिटिव नहीं। हम प्रिपरेशन करते हैं लेकिन निगेटिविटी के लिए, जिसकी वजह से हमारा ऊर्जा का एक्सपेंडिचर, खर्चा ज्यादा हो जाता है और गलत तरीकों से होता है। जैसे आज हम टेलीविजन में एक प्रचार देख रहे थे कि उस प्रचार में वो बताता है कि मेरा लंग्स सिगरेट पीने के बाद टार 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 हो गया, ब्लैक ब्लैक लंग्स दिखा रहा है। अब हम सिगरेट कभी कभार पीते हैं, उस पिक्चर को देखते ही हमारे दिमाग में हमारा जो ये तंत्रिका तंत्र है, जो ऑटोमेटाइज सिस्टम है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्टिंग मेमोरी को ट्रिगर कर देता है। और उसको ट्रिगर करने से अब हम फियर में, सिगरेट पीने से पहले अब हम फियर में आ जाते हैं, संदेह में आ जाते हैं कि इसको पीऊं कि ना पीऊं। अगर पीऊंगा तो लंग्स की तो टार टार स्थिति हो जाएगी, है ना। अब ये जो संभावना है, जिसको हम संदेह कहते हैं, डाउट कहते हैं कि पीऊं कि ना पीऊं, इस अवस्था में जो डर होता है वो आपको पियाएगा भी, आप पी भी लेंगे, क्योंकि आपका इंटेलेक्ट आपको सपोर्ट करेगा कि आपकी तरह लाखों लोग पीते हैं। फलाने अंकल जी तो कभी भी सिगरेट नहीं पिए, फिर भी उनको लंग्स का कैंसर कैसे हो गया। सो ऐसे फालतू बात है, चलो स्मोकिंग करते हैं। और तब आप उस फियर में जब स्मोकिंग करते हैं तो जिसकी वजह से आपको निश्चित तौर से ये बीमारी होने की संभावना 90+% हो जाती है। आप बीमारी का आवाहन कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप देखते हैं कि आपके दोस्त जो 36 साल के हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, तो अचानक से हार्ट अटैक हो जाती है। अब उनके हार्ट अटैक को देखते ही आपके अंदर में भय आ जाता है, अरे यार इतना हट्टा कट्टा, रोज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करता है, रोज जिम जाता है, उसको हार्ट अटैक कैसे हो गया। मैं तो ये सब नहीं करता, मेरा हार्ट तो ठीक है। उस भय से, उस थॉट से आपके हार्ट की गति बढ़ने लगती है, थोड़ा सा तेजी से चलने से सांस फूलने लग जाता है और आपके अंदर, चेस्ट के अंदर हल्का हल्का पेन महसूस होने लग जाता है। ये फियर की वजह से होता है। अगर डर नहीं होगा तो ये बीमारी नहीं आएगी, लेकिन ये डर फिर भी एग्जिस्ट करता है आपके अंदर। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सारा टेस्ट कराते हैं, आपका सारा टेस्ट नॉर्मल आता है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद सेम स्थिति पैदा होती है, क्योंकि आपने फिर दूसरे हार्ट मरीज के बारे में सुन लिया। फिर आपको डाउट होता है, ये गैस नहीं है यार, समथिंग डिफरेंट, ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, चेस्ट भारी हो रहा है। ऐसा 2 बार 3 बार करते करते चौथी बार आप इस बीमारी को अपने अंदर जगह दे देंगे, क्योंकि आप जो भी कार्य करेंगे वो सारे के सारे कार्य आपको उस बीमारी को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन हो जाएगा, क्योंकि आपका थॉट्स इस बीमारी को एवरी टाइम आवाहन करता है, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, मुझे लगता है हार्ट डिजीज हो ही गया है। और ये आवाहन आपको बीमार करने के लिए सफिशिएंट होता है। इसी तरह कैंसर है, जितने भी चीजों जगहों में हम कैंसर का प्रचार और प्रसार देखते हैं, इन सब देखने के बाद हमको कैंसर का रेट, चाहे वो लेडीज में हो या जेंट्स में हो या किसी भी बॉडी के पार्ट का कैंसर क्यों ना हो, चाहे वो टिश्यूज के अंदर हो, सेल्स के अंदर हो या किसी भी ऑर्गन के अंदर क्यों ना कैंसर हो, वो कैंसर होने का पहला रीजन है डर, इमोशनल शॉक।
जिस परिवार में आप रहते हैं और उसमें आप डर को जनरेट किए हैं, डिजाइन किए हैं इमोशनली शॉक होने की वजह से, आप किसी के ऊपर उतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और जब ट्रस्ट टूटता है तो वो स्थिति आपको ऐसे भयभीत कर देता है कि आप कॉमनली ट्रस्ट करना भूल जाते हैं, खुद पर भी ट्रस्ट नहीं करते। और फिर जब आप खुद पर डाउट करते हैं तो फिर ये जो प्रचार प्रसार कैंसर की हो रही है वो आपको कैंसर की ओर आकर्षित कर देता है, और उस आकर्षण में आप अपने अंदर कैंसर को डिजाइन करने लग जाते हैं। ऐसा ही डिजाइन का एक एग्जाम्पल हमारे पास था। सत साईं बाबा की एक भक्त थी, वो हमारे एयरफोर्स के वाइफ थी, और उनको वो 5 बार हर एक साल हमारे पास आई, और जब वो आती थी तो उनको हम मणिपाल में रेफर कर देते थे कि आप मणिपाल जाओ, बॉडीली टेस्ट करा लो, आपको कोई बीमारी नहीं। 4 साल तक उनको कोई भी बीमारी नहीं आई। जब 5वां साल आई तो फिजिकल फॉर्म हो गया था, ब्रेस्ट में ट्यूमर था, और ट्यूमर मैलिग्नेंट डायग्नोस किया मणिपाल वालों। जब ये डायग्नोस हो गया तो फिर हमारे पास आई कि झाजी हमको तो आ गया, हमने 5 साल से इसका आवाहन करते रहा, हमने ही इसको बुलाया है, अब इसको बाहर के लोग कैसे बेच सकते हैं, फेंक सकते हैं, बाहर नहीं निकाल सकते, इसको निकालने का दायित्व भी अब हमारा है। कोई चिंता की बात नहीं है झाजी, हम 1-1.5 महीना के अंदर में आपको इसको अपने शरीर से मुक्त करके लाएंगे। उसकी जो दृढ़ निश्चय था वो उसको आउट ऑफ फियर कर दिया, फियर से मुक्त हो गई। फियर के एक्टिविटीज को उसने समझ ली कि क्यों मुझे फियर, और जैसे ही फियर को अंडरस्टैंड की तो आउट ऑफ फियर हो गई, और जैसे ही आउट ऑफ फियर हो गई तो इसी को बोलते हैं ना विजडम ऑफ फियरलेसनेस, जो ऐसा ज्ञान जो आपको फियरलेस कर दे, है ना, वो भैरवी है, फियरलेस कर देता है ना। और वो जब आपके अंदर प्रकट होती है तो जो आपके सामने से आपके अंदर में फियर प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए बहुत ही फायरी एनर्जी है। इसीलिए भैरव की पावर जो कि बहुत ही डरावना और भयभीत करने वाला है अपने दुश्मनों को, है ना, जो भय पैदा करने वाला है उसके लिए भयभीत करने वाला, जो प्यार पैदा करने वाला है उसके लिए प्यार पैदा करने, है ना। तो इसीलिए ये मातृ स्वरूप में ऐसा है कि अपने बच्चों के अंदर आने वाली तमाम डर को मुक्त करने के लिए हमारे अंदर हमको डिजाइन करते रहती है भैरवी माँ, ये क्वालिटीज। तो इसीलिए हमको ये समझना है कि हम किन किन परिस्थितियों में डर से गुजर रहे हैं। डर इस बात की होती है जो कॉमन लोगों में देखा जाता है कि ये बुरा न मान जाए अगर मैं सत्य बता दूं तो आप प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं। देख रहे हैं, आपके मन में विचार है कि मुझे इसको बोलना है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू गिव द वर्ड द साउंड टू योर फीलिंग्स। जो पड़ा रूप में शब्द जनरेट हो गया, आपकी कल्पना में आ गई, लेकिन उसको आप बैखरी स्वरूप में बाहर में अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्ट्रगल करने लग जाते हैं, आपके रिलेशंस कमजोर होने लग जाते हैं, संबंध में दूरियां होने लग जाती है, फिर वो मन बंध नहीं हो पाता, फिर वो इंटेलेक्चुअल बॉन्डेज में आप जुड़ते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इससे इतना बेनिफिट तो मुझे हो रहा है, कम से कम इतनी आराम से जी तो रही हूँ, जो चाहती वो तो पूरा हो रहा है, लेकिन जो असली चीज जो हमको संतुष्ट करता है नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, बाकी चीजें तो हो रही। ये फियर अनएक्सप्रेसिव फियर हो जाती है हमारे अंदर, जो हमको कमजोर करता है, जिस कमजोरी की वजह से हमको तरह तरह की बीमारियां होती हैं, बॉडी में वेराइटीज ऑफ पेन होता है, कहीं भी दर्द होने का कारण वही।
शरीर के अंदर फाइब्रोमाइल्जिया नाम की डिजीज होती है। वो कंडीशंस किसी भी स्थिति में आपके सामने उपस्थित होता है तो बॉडी रिएक्ट करके पेन करता है। पैनिकिंग अटैक होती है, आपको लगेगा कि आपका प्राण निकल जाएगा, अब तो मैं मर गई, अब तो कुछ हो नहीं सकता। ये सारी की सारी स्थितियां हमारे अंदर में पैदा होने लग जाती हैं और उस स्थिति की वजह से धीरे धीरे हम सारी चीजों में अपना ओरिजिनलिटी को लॉस करते जाते हैं। सारा काम हम फियरफुल होके करते हैं। हर एक काम में मुझे डर रहता है कि ऐसा करने से मुझे ये हो जाए, है ना। तो इसीलिए हमको यहाँ पर समझना है, भैरवी शक्ति को जगाना है और अपनी भावनाओं को ठीक ढंग से ध्यान में लाना चाहिए, है ना। इसीलिए डर के अगेंस्ट में हमको सुखद भावनाओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे अंदर खुशी किस तरह से हुई उसके ऊपर काम करना चाहिए। हमारी उत्साह कैसे हमारे अंदर पैदा होगी उसके ऊपर हमको काम करना चाहिए, है ना। कौन सी चीजें से हम मुस्कुरा सकते हैं, उस मुस्कुराहट को अपने इंटरनल रिसोर्सेस से जोड़ना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि डर कहाँ लगता है हमको। कभी भी आपको रोशनी में डर लगता है? रोशनी होने से डर खत्म हो जाती। डर तो अंधकार में लगता है। जब अंधकार होता है तो हमारी मनोभावनाएं नई नई प्रतिक्रियाओं के साथ नई नई आकृतियों को जन्म देता है। इवन दो हिलता डुलता हुआ रस्सी मुझे सांप प्रतीत होने लग जाता है। किसी का भी छाया या पेड़ के टहनियों का हिलना मुझे भूत और प्रेत की आशंका को पैदा कर देता है। तो अंधकार में डर होता है, प्रकाश में डर नहीं होता। तो आप ये समझें कि डर से जिन जिन मनोभावों का आपके अंदर जन्म हो रहा, आप कहीं भी स्पॉन्टेनियस नहीं है, अपने स्वभावगत नहीं है, अपने स्वभाव को बदल करके आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं। वो सारे के सारे आपके शरीर को नुकसान करने वाली प्रतिक्रिया है। और इसको हटाने का एक ही तरीका है कि आपको प्रकाशित होना पड़ेगा, आपको खुश होना पड़ेगा, आपको उत्साहित होना पड़ेगा, आपको अपने जीवन के हर एक क्षण को सेलिब्रेट करना पड़ेगा। जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो फियरलेस होते हैं। वो आपके जीवन का जॉयस मोमेंट होता है। बड़ा अद्भुत प्रक्रिया है जीवन। इस जॉयस मोमेंट को पैदा होते ही आपकी दर्द खत्म हो जाती, कभी भी दर्द नहीं, शरीर सहज हो जाता, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती। वैसे भी अब आप ये सोचो कि दर्द का उल्टा क्या है ना। दर्द का उल्टा क्या होता है? पेन का उल्टा क्या है? प्लेजर है। तो जब भी आपके शरीर में पेन है, इसका मतलब ये बड़ा ही नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है कि यू आर मिसिंग प्लेजर इन योर लाइफ। So where you are missing this pleasure? How you will get that pleasure? कि your pain will disappear from you. जैसे हम रोशनी जलाते हैं तो अंधकार कैसे धीरे से गायब हो जाती है, किधर जाती है उसका पता भी नहीं चलता। वैसे ही हम जब प्लीजर अपने अंदर में महसूस करते हैं तो हमारे जीवन का सारा दर्द किधर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, है ना। चाहे वो आपके शरीर में कहीं भी दर्द क्यों ना हो, किसी भी तरह का क्यों ना पेन हो, चाहे वो मस्कुलर पेन हो, चाहे वो जॉइंट्स ओरिएंटेड पेन हो, चाहे वो इमोशनल पेन हो, चाहे वो स्पिरिचुअल पेन भी होता है। बड़ी अलग सी बात है ये स्पिरिचुअल पेन होना। ये भी फियर से जनरेट होता है। एक बंदा यूएस में कुंडलिनी ध्यान योग सीख रहा था। सीखते हुए उसके ध्यान के दौरान उसको लगा कि त्रिशूल महादेव के हाथ से छूटा और उसके छाती में घुस गया। जब वो
ध्यान से इसको घटना को महसूस करते हुए बाहर निकला, तो फिर उसको लगा कि हम आज नहीं तो कल मरने वाले। वो इतने फियर में आ गया कि वो करोड़ों करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस करने लग गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने लग गया, सारा सिस्टम को उलट पुलट कर दिया, वाइफ को भी छोड़ दिया। वाइफ उससे इस स्थिति में हो करके छोड़ दिया, डाइवोर्स दे दिया अपने हस्बैंड को। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति, इसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल फियर होना, कि आप प्रिपेयर नहीं हैं और ऐसी घटना आपके जीवन में घट जाए तो आप इस तरीके से अपने अंदर बीमारी पैदा कर लेते हैं और जो आपको बहुत ही असहज पैदा कर देता है। तो भय रवि है ना, रवि का मतलब सूरज, रोशनी, जिसकी किरणें जब किसी भी भय पर पड़े तो वो खत्म हो जाती है, किसी भी अंधकार को दूर कर देती है। ये भैरवी है, ऐसी शक्ति जिससे जीवन का भय खत्म हो जाए। और हम सारे आदमी भय से ही तो परेशान हैं, अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं जीवन में, क्योंकि भय है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इंटेलेक्ट कहता है कि तुमको ये सारे चीज नुकसान हो जाएगा, आत्मा कहता है कि ये तो तुम्हारे अंदर की चीज है, इसमें तुम एंजॉय कर रहे हो, तुमको यही करना चाहिए। दिमाग कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैं इसको करूंगा तो मुझको बहुत नुकसान होने वाला। तो इसी भय में अंतर्द्वंद का जन्म हो जाता है, तो हम सही डिसीजंस नहीं कर पाते अपने जीवन के अंतर्गत, गलत डिसीजंस के द्वारा जीवन को निर्धारित कर देते हैं और वो जीवन फिर हर एक स्टेप में एक नया भय पैदा करता है। और नए भय से, ये जब भय सारा जुड़ने लग जाता है तो हमारी स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, हम पूर्ण रूप से अंधकार में चले जाते हैं, डिप्रेशंस में चले जाते हैं, वेराइटीज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स आने लग जाता है। मैं देखता हूँ कुछ, दिखता है कुछ, सुनता हूँ कुछ, सुनाई कुछ और पड़ता है, ऐसी परेशानी हो जाती है। हम पानी में हाथ धोना शुरू करते हैं तो पानी पूरा खत्म कर देते हैं कि अगर हाथ धोना बंद करेंगे तो घर के सारे लोग मर जाएंगे, नल को बंद कर देंगे तो हमारी वाइफ का गर्दन निचुड़ हो जाए, ऐसी भावना पैदा होती है। अगर हम कोई लैपटॉप देख रहे हैं तो लैपटॉप में मुझको कुछ अप्सरा दिखने लग जाती है, ऐसी चीजें। तो ये जो हमारी प्रतिक्रिया है, मेंटल और इमोशनल और अलॉन्ग विथ फिजिकल प्रतिक्रिया जो पैदा होती है, वो भय से होती है और इस भय में बहुत ही मुश्किल की अवस्था होती है। आप लोगों ने कभी इस तरह के भय को महसूस किया है? कोई एक एग्जाम्पल दें। जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो सोचते रहते हैं बस। और सर एग्जाम कब है? सबसे बड़ा, किसी तरह का भी एग्जाम कब है? सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब हम लिंक 10 कर। साल नौकरी करने के बाद जॉब छोड़ देते हैं और नई जॉब को जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो सर्च करने के दौरान बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। तो एक तो ये कारण होता है कि हम उसको पार नहीं कर पाते, उस भय में इतने डर जाते हैं कि हर एक बार अनसक्सेस हाथ आने लगता है। तो फियर की वजह से हम अनसक्सेसफुल, फियर की वजह से हम डिसीजन सही नहीं लेकर के एक ही जगह बंधे रह जाते। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति 15 साल, 20 साल, 25 साल एक ही कंपनी में जुड़ा रहा, उसका बहुत ही बेहतरीन स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो सिस्टमेटिक होकर ग्रोथ के साथ उस कंपनी में बहुत सालों तक रहता है। लेकिन एक समय जरूर आता है जहां स्टैग्नेशन होती है, उस स्टैग्नेशन के दौरान हमारे अंदर भय होता है कि अगर मैं इस कंपनी को छोड़ दूं तो नई कंपनी में फिर से हमको मेहनत करना पड़ेगा, नई चीजों को सीखना पड़ेगा। अगर छोड़ दूं तो पता नहीं
फिर दूसरा जॉब मिलने में कितना देरी लगेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी हमारा बच्चा 10th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, हम इसके भविष्य को कैसे दांव पर लगा सकते हैं? हमारे ऊपर अभी इस घर को जो खरीदे हैं इसका EMI चुकाना है, अगर नया जॉब नहीं मिला तो हम EMI कैसे चुकाएं? ये सब डर हमको सही निर्णय लेने से रोकते रहता है, और जिसकी वजह से जो हमारा मैक्सिमम ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं होता। लेकिन कोई आदमी ऐसा भी होता है कि निडरता के साथ, अपने ग्रोथ के साथ वो एक ही कंपनी में सालों साल रह लेता है, वो बदलता नहीं है अपना, क्योंकि वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव होता है कि मुझे इसी कार्य में मैक्सिमाइज होना है। तो वो अपने एक रोल को पकड़ करके उसी में आगे बढ़ते चला जाता है और उसमें उसकी निपुणता हासिल हो जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम इंजीनियर के साथ बहुत ज्यादा होता है। इंजीनियर के साथ दो ऑप्शंस हमेशा रहते हैं, एक टेक्निकल एंड मैनेजमेंट, दूसरा होता है कि ओनली टेक्निकल। तो जब आप ओनली टेक्निकल हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जब आप मैनेजमेंट सोचते हैं तो जब टेक्निकल रोल से आपको चेंज होना पड़ेगा। तो अगर आप मैक्सिमाइज सोचते हैं कि एज ए इंजीनियर आई शुड बी CEO ऑफ एनी कंपनी, अगर ऐसा आपका लक्ष्य है तो आपको मैनेजमेंट के एरिया में काम करना पड़ेगा, रोल बदलना पड़ेगा। और जब आप रोल बदलेंगे तो बदलने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि वो नई चैलेंजेस होंगे, नई चीज़ों को आप इतने सालों में ये काम नहीं किया है। तो लोगों के साथ इंटरैक्शंस बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स भी देखना पड़ेगा, HR भी देखना पड़ेगा, सारे प्रोग्राम के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा कि हर एक चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। अभी टेक्निकल मैनेजमेंट, टेक्निकली आप कितने साउंड थे तो टेक्निकल सिस्टम को टिक कर रहे, अब आपको नया चीज सीखना पड़ेगा। तो उस सीखने के लिए बदलाव की जरूरत करनी पड़ती है, लेकिन हम बहुत समय में इस बदलाव को नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं, यही अच्छा है यार, कौन इतना माथापच्ची करेगा, है ना? समझ रहे हैं पॉइंट? भय की वजह से पेट में दर्द हो, भय की वजह से आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, कुछ भी खाने के बाद लगेगा कि उल्टी हो। भय की वजह से आपको चक्कर आएगा, गिडीनेस होगी, एक्सट्रीम वीकनेस होगा, BP लो हो जाएगा आपका, ऐसा सारी स्थिति है। आपके मुंह भय की वजह से ड्राई हो जाएंगे, आपके चेस्ट में दर्द होगा, आपको लूज मोशंस हो जाएगा, आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा होने लगेगी। ये सारे फियर है। आपको ठंड लगेगा, बहुत ज्यादा ठंड लगेगा, ये भी फियर की वजह से। वही बार बार लेटरिन जाना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये फियर की वजह से ही होता है। हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, आपको ब्रीदिंग ट्रबल होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने आप को, नियंत्रित नहीं हो पाएंगे अपने आप को, है ना? अनकंट्रोल्ड हो जाते, ऐसी अवस्था होती है ना? आपको लगेगा कि आप अब मरने ही वाले हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको लगेगा कि आप मरने वाले हैं। और ये अनुभूति ऐसी तीव्र होती है कि हम कुछ भी नहीं करते, दौड़ते भागते हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं कि अब मरे, अब मरे, अब हम बच नहीं सकते, ऐसी स्थिति है ना? ऐसी स्थिति, ये सब स्थिति जो है हमारी भय से होती। इसीलिए आज जो हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम अपने जीवन में फियरलेसनेस की तरफ बढ़ सकते हैं, उसके लिए हमारे अंदर किस शक्ति का उत्थान करना होगा, जिसकी वजह से हमको जीवन के किसी भी पाथ में, किसी भी समय में डर की अनुभूति नहीं हो। वैसे भी विवेकानंद जी कहते हैं कि फियर इज डेथ, जैसे मृत्यु की अवस्था होती है वैसे डर की अवस्था। एंड करेज इज अ स्ट्रेंथ, अगर आपने हिम्मत दिखा दिया तो डर से निकल गया। इसीलिए कहावत है कि डर के आगे
जीत है। The power of winning comes from the knowledge of fearlessness, and the knowledge of fearlessness comes through the power of Bhairavi. This ultimate wisdom of universe. That's the reason the Bhairavi called Mahavidya is the sixth knowledge, existing eternal knowledge of the universe. So इस knowledge को समझना जरूरी है, क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति डर में है, और डर जो होता है सो फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ होता है। लेकिन हमारा तो हर एक स्टेज फाइनल बन गया, कोई भी डर है ही नहीं कि जिसमें डर नहीं। खुद के नौकरी जाने का डर, बच्चे के बिगड़ जाने का डर, खुद को क्या होगा नहीं होगा, कुछ बीमारी आने का डर, जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे उसका डर, रोड पर जाने में एक्सीडेंट का डर, लिफ्ट में चढ़ने के बाद नीचे जो लिफ्ट आती है तो अचानक से गिर जाने का डर, छत पर चढ़ते हैं तो ऊंचाई का डर, डर ही डर। तो इस डर से निकलना बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये बड़ा ही बैड स्ट्रगलिंग हैबिट बन गया है हमारे जीवन, है ना? तो सर किसी किसी में बहुत ज्यादा क्यों होता है? ये तो हर एक व्यक्ति का डिजाइन है ना। सब आदमी अगर चीनी भी खाएंगे तो किसी को ज्यादा मीठा लगेगा, किसी को कम मीठा लगेगा। मीठा सबको लगेगा, ज्यादा और कम आदमी का किस एनवायरनमेंट से ग्रोथ हुआ है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आपके पेरेंट्स पे भी निर्भर है क्या, कि अगर जैसे आपकी माँ हमेशा हर चीज में भय में रहती थी, ऐसे तो उन्होंने कुछ पास ऑन तो नहीं किया, बट क्योंकि उनकी स्थिति वैसी थी तो वो अल्टीमेटली आपके जीन्स के थ्रू पास ऑन हो गए। वो अननोइंगली पास ऑन करती है मम्मी। हाँ। मम्मी को चिंता रहता है कि बेटा बिगड़ ना जाए, तो वो मम्मी जितना इस चिंता को अंदर में डिजाइन करती है, जितना उसको हटाने के लिए वर्कआउट करती है, बच्चा उतना बिगड़ते चला। तो सर उसकी जगह उनको ये सोचना था कि मेरे को मेरे बच्चे में क्या चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। हम तो एज ए पेरेंट बहुत भयंकर डर डर पैदा करते हैं बच्चों में, नोइंगली और अननोइंगली। हर एक चीज में हम डर पैदा करते हैं। जब बच्चा रोता है तो हम उसको कहते हैं कि चुप हो जाओ, फलाना चीज होगा, देखो ये काली माता है, डर दे देते हैं, है ना? नहीं तो ये अंकल उठा के ले जाएंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज बताते हैं बच्चों को चुप कराने के लिए, लेकिन बच्चा डर से चुप हो जाता है, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को बदल लेता है। दूसरी बात होती है कि हम अपने बच्चे को डर देते हैं इस बात को कि तुम इसको नहीं करेगा तो तुमको ये सजा मिलेगी। फोर्सिबली हम अपनी विजडम को बच्चे के ऊपर जब इम्पोज करते हैं तो वो बहुत ही एक्सट्रीम फियर होता है। फिर बार बार अपने बच्चे को ड्रॉप करना, देखो फलाना का बेटा टॉप किया है तो बदमाश क्या करेगा, भर दिन इधर उधर करते रहता, पढ़ता लिखता नहीं है, कभी भी तुमको पढ़ते लिखते नहीं देखे। आप अननोइंगली अपने बच्चे को कमजोर कर देते हैं। कभी भी आप अपने बच्चे को बोलने नहीं देते, कहते बड़ों के बीच में तुम कैसे बोले, लेकिन उसको बोलने का अधिकार है। डोंट टॉक बैक टू मी करके बोल देते हैं ना। यस, आर्ग्यू कैसे करते हो? सही बात है। अब हम उसके तथ्य को, उसके विचार को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझते तो वो बोलना ही छोड़ देता है। चलो मम्मी पापा तुम जो करना है कर लो, हम आप चुप रहते हैं। और वो ऐसा चुप हो जाता है कि जब संसार में बाहर निकलता है तो बोल ही नहीं पाता। जब उसको कहीं लेक्चर देना होता है तो आवाज खड़खड़ाता है, जब उसको प्रेजेंटेशन देना होता है कंपनी में तो बोल ही नहीं पाता, अपनी बात रख नहीं पाता, जब उसको अपने इनर विजडम को कन्वे करना होता है तो कन्वे नहीं कर पाता, चुप हो जाता, लड़खड़ा जाता, इतने फियरफुल होता है कि बोलने से उसको डर लगने लग जाता। ये तो पेरेंट्स की वजह से हो जाता। पेरेंट्स बोलने का चांस नहीं दिया बच्चे को, और इसीलिए हमारा बच्चा आज बोल नहीं पा रहा। ये बात, हम कभी भी अपने बच्चों को समझते नहीं, सुनते नहीं, अनुभूत नहीं करते, और जिसकी वजह से
सारी परेशानी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। ये तो ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग में ये चीजें होती रहती हैं। इवन दो हम ऐसा भी करते हैं कि अपने बच्चे को वास्तविकता नहीं दे करके उसको डर देते हैं कि ये कंडीशन सोसाइटी का ऐसा है, इसमें तुमको इस तरह से परेशानी आ जाएगी, तुमको बचना हो। तब उस परेशानी, उस सिचुएशंस में जब हम पहुंचते हैं तो हम उसको फेस करने की बजाय बचने की बात करने लगते। हम सब आदमी को समझना है कि सिक्योरिटी पाने के लिए इनसिक्योर होना बहुत जरूरी है। तो जब आप इनसिक्योरिटी को जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे कि आप सिक्योर हो जाते हैं, आपको डर हट जाती है, आप प्रिपेयर हो जाते हैं किसी भी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, डील करने के, है ना। तो हम सिक्योरिटी के पीछे कितना भी भागते रहें, इनसिक्योर रहेंगे, और इसीलिए हमको इनसिक्योरिटी को स्वीकार कर लेना है तो हम सिक्योर हो जाए, है ना। ये बड़ा ही अद्भुत अनुभूति है। अगर डर मेंटेन रहेगा आपके अंदर तो आप इनसिक्योर रहेंगे, कितने भी ताला लगा दिए वो सब खुल जाएगा, है ना। कितनी भी प्रॉब्लम आपको हो ही जाएगी। इसीलिए आपको हमेशा फियरलेसनेस को डिजाइन करना पड़ेगा अपने अंदर। समझ रहे हैं बात? सर कोई बाहर जाता है, टाइम से नहीं आता है, तो भी हम लोग के मन में फियर हो जाता है अगर थोड़ा भी लेट हो जाता है तो। क्यों? क्योंकि ये सोशल डिजाइंड फियर है आपके अंदर। आप देखते हैं कि बाहर गया तो एक्सीडेंट हो सकता है, किडनैप हो सकता है, परेशानी हो सकती है, किसी से लड़ाई हो सकती है, ये सब माँ के दिमाग में घुसने लगता है। और ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जब तक ये न्यूज नहीं आता, बच्चे फोन उठा के बोल नहीं देता कि आई एम फिट, आई एम ऑल राइट, तब तक ये शांत नहीं होता। तब तक घर में चहलकदमी चलते रहती है, निगेटिव ऊर्जा प्रोड्यूस होती रहती है, और वो निगेटिविटी तो जमा हो रही है ना, आज नहीं तो कल ऐसा सिचुएशन पैदा कर देगा, है ना। समझ रहे हैं बात? तो सर जो सोशल पे एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, जैसे आप कैंसर का भी उदाहरण लिए, या कोई आपका दोस्त, अरे तू तो मोटा हो रहा है, तू बीमार हो जाएगा, तेरे को ये बीमारी तो नहीं है, या फिर आप देखो आजकल कंपनी ही हेल्थ चेकअप कराती है। जैसे आप बोलते हो ना कि आप खुद जाके बीमारी को ढूंढ रहे हो, तो वो भी एक तरह से पूरा सोशल नेटवर्क ही वैसा भी तो हो गया ना सर। आपके दोस्त ही आपको नीचे खींचने या डराने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी बोल देते जो उनको नहीं पता। अब आप खुद देखो, खाने की बातें, आप कितना फियरफुल फूडिंग करते हैं, खाते तो हैं लेकिन कितना फियर है। अरे बाप रे बाप, चावल खा लिया आज तो शुगर बढ़ ही जाए, आलू खा लिया आज तो हमारा बॉडी में अनवांटेड फैट्स आ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, ये बना लिया है, इसमें तो बहुत तेल है, ये तो बड़ा मुश्किल कर देगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फियर है आपके अंदर कि ये खराब हो जाएगा, ये आपके जीवन में रोकता है कि हेल्दी और प्रोडक्टिव हैबिट को जनरेट करने? कुछ हद तक फियर अच्छा भी है, ऐसा नहीं कि सारी चीज बुरा ही है फियर के अंदर। फियर की वजह से हम सोशल इंटरैक्शंस भी करते हैं, नए लोगों से मिलते भी हैं, दोस्ती भी फियर की वजह से, है ना। होती है कि हम जब कॉलेज में अकेले थे तो डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, तो दोस्त बना लिए कि रैगिंग भी करेगा तो दो आदमी तो रहेंगे साथ में। नए लोगों से मिले, नई विचारधारा से मिले, नई चीजों को सीखे, और धीरे से उस फियर से बाहर भी आ गए। ऐसी बातें, है ना। जब हम डीपर लेवल से फियर को देखते हैं तो ये हमको लोगों से मिलाता है और हमारे अंदर सुंदर व्यवस्था भी स्थापित करता है। जैसे अब हमको एक फियर आ गया
कि इनकम टैक्स से बहुत सारे नोटिस आने लग गए। तो हमको ये मिलाया कि इनकम टैक्स कमिश्नर से मिला दिया, उससे सॉल्यूशन कैसे मिलेगा ये जानकारी दे दिया। तो कभी कभी फियर ये बड़ी अद्भुत घटना थी, लगता था कि आप कितना बड़ा चोरी कर लिए हैं। जब आप उनके पास पेश होते थे, जब वो आपसे क्वेश्चंस करते थे, तो इतना ये फियरफुल इन्वायरमेंट था, धड़कन बढ़ जाती थी कि अब ये बंदा क्या न्यूसेंस क्वेश्चन पूछने वाला। इसके कल्पना से परेशानी हो जाती। 2 दिन 3 दिन, चौथा दिन गए तो 5वां दिन कमिश्नर साहब बुला लिए कि भाई देखो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, देखने में तो बहुत सज्जन दिखते हो, यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। तो उनको हमने सारी बात बताई, कॉन्फिडेंस वापस आ गया, डर खत्म हो गया, आत्मविश्वास बढ़ गया कि अब जो भी होगा सब अच्छा ही, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती इस तरीके। तो डर से बाहर निकलना ही इम्पोर्टेंट है, नहीं निकलने से फिर मुश्किल हो जाती है। डर से हम सीख भी लेते हैं। बचपन में जब माँ बहुत पिटाई करती थी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो उस डर से, मार के डर से हम पढ़ लेते थे, स्कूल मिसिंग नहीं करते थे। एक बार बहुत बारिश हुई तो हमारी गांव की सारी लड़कियां स्कूल चली गई, और हम लड़के उस बरसात में कहे कि भीगते हुए कौन जाएगा, नहीं जाएंगे। दूसरे दिन स्कूल पहुंचे तो हेडमास्टर ने खड़ा कर दिया, कहा कि तुमको शर्म नहीं आई, तुम मिट्टी का बना है कि बरसात का पानी पड़ता तो तुम मेल्ट हो जाते। तुम्हारे गांव की लड़कियां स्कूल आ गई, वो तो गली नहीं, और तुम गल जाते। इतना डर दिया, इतना बोला कि फिर उस दिन के बाद कभी स्कूल मिस नहीं किया, बुखार में भी स्कूल चला। समझ रहे हैं बात? तो ये जो डर है वो आपको कभी कभी ये डर अच्छा भी कर देता है, रिस्पॉन्सिबल बना देता है। और जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो फिर चीजें बेहतरीन हो जाती हैं जिंदगी की, है ना? तो इसीलिए डर को जीतने के लिए हमको इन सारी चीज को वर्कआउट करना होता है। तो सर वो आमिर खान की मूवी थी ना, 3 इडियट, हाँ? ऑल इज वेल। ना, आदमी में जो फियर होता है बहुत अलग अलग रीजन से होता है, अलग अलग कारण होता है ना? जब हम अनप्रिपेयर्ड होते हैं तो फियर होता है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं सॉल्व करने के लिए, तो हमको फियर, या हमको डर होता है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, फियर ऑफ फेल्योर होता है हमारे यहाँ, है ना? तो हम फियर ऑफ फेल्योर की वजह से बाहर निकलने के लिए प्रिपेयर करते हैं। जब प्रिपरेशन स्ट्रांग होता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस आई कैन क्लियर इट, और हम उसको क्लियर कर पाते। हाँ भाई, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर एग्जिस्ट कर रहा होता है हमारे अंदर, और जब एग्जिस्टिंग फियर आउटसाइड के इन्वायरमेंट में मैच करते तो हमारे अंदर स्वतः प्रकट हो, ये हमारे अंदर रहता है। अभी एक बंदा वहां पर स्थित था, क्या नाम है, अभी जो युद्ध हुआ था, कुछ अभी भी हो रहा है, चल रहा है, यूक्रेन में। नहीं नहीं नहीं, इजराइल और इजराइल पैलेस्टीन। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन में था वो, हमारे पास वहां से भाग करके आया, और अभी इलाज कराने के लिए आया था कुछ दिन पहले। तो उस वॉर का जो फियर था उसके अंदर, और उस फियर की वजह से उसके पूरे बॉडी में इनवॉलेंटरली मूवमेंट होते थे। जब भी वो नींद के लिए जाता था तो उसको लगता था कि हमारे ऊपर बम गिर जाएगा, और इसीलिए वो उसका हाथ पांव हिलने लग जाता था, आंख खुली की खुली रह जाती थी, तो वो सो नहीं पाता था। तो उस पेशेंट को हमने इलाज किया 3 दिन 4 दिन, लेकिन अभी फिर से बीमारी आ गई कि वहां तो बीमारी से मुक्त हो गया यहाँ आकर के। अभी जो वार हुआ आतंकवाद के खिलाफ, उस आतंकवाद के खिलाफ के वार ने उसके मन में
कहा कि यहाँ भी यही स्थिति, अभी जो बम गिरेगा तो मेरे क्या हाल। फिर से वो आंख खोल दिया, अभी लास्ट 5 डेज से सोया नहीं, तो आज सुबह में मेरे पास आया था इलाज कर। फियर, so fear of such kind of conditions already existing in us. When the environment arises, the our body started exploring it out, and we feel the same kind of conditions inside the body, mind, everywhere. और इसीलिए हमको परेशानी है सर ना। मुझे ना जैसे बंद जगह में फियर होता है, अगर हाँ, लिफ्ट में जा रहे हैं तो मैं सीढ़ी चढ़ना पसंद करूंगी, फ्लाइट में बंद होगा तो मुझे डर लगेगा, तो ये कौन सा फियर है? ये भी फियर है, फियर ऑफ स्टेइंग अलोन और क्लोजिंग ऑल अराउंड। क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, ये फियर ऐसा है, लोगों को भीड़ में फियर होता है कि भीड़ में जाऊंगा तो मुझे परेशानी होता है। ठीक है, सबसे बड़ा फियर होता है, ये हर एक आदमी में रहता है, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, कि मुझे ये रिजेक्ट कर देगा, अगर ये एक्सेप्ट नहीं किया मुझे तो बहुत मुश्किल है ना। ये परेशानी बहुत ही अलग तरीके से हमारे ऊपर काम करता है, समझ रहे हैं बात। तो इस तरह से वेराइटीज ऑफ फियर है, लेकिन इसको निकालने के लिए हमको करना क्या है, बताइए क्या कर सकते हैं। सर एक तो एक्सपेक्टेशन कम रखना है सर, जो कि बहुत मुश्किल होता है। भैरवी साधन। बताएं बताएं और। सर मुझे लगता है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट कर देना। सर कुछ एक्शन करना, अगर कोई डर है तो कुछ करेंगे तभी तो निकलेंगे। सही बात है, किस तरह का एक्शन करेंगे। बट अब जैसे लिफ्ट में बंद हो गए तो क्या एक्शन कर सकते हैं? बस चिल्ला ही सकते हैं, बेली मार सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। वो तो इंस्ट्रक्शंस में लिखा रहता है लिफ्ट हाँ, में। उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। मूवी में तो वो लोग चढ़ जाते हैं। फिर अपने आप को खोल कैसे लेते हैं। प्रोटेक्ट करेंगे। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फियर का कि हम उसको हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं, चीजों से दूर भागते हैं जो हमको फियर पैदा करते है ना। अवॉइड करना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फियर के पीछे। तो हम डिसीजंस नहीं लेते, उसको छोड़ते हैं, हम अपने उस सिचुएशन से, फियरफुल कंडीशंस को जो पैदा करेगी उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, दूसरी दूसरी चीजों में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, अब कितना भी मन को भटकाओ तो वो आ ही जाएगा जब आना है ना। तो इसीलिए फेस करना अपने कंडीशंस को, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे ही फेस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाती, आप समझ जाएंगे ये तो कुछ था ही नहीं, फालतू का मैं परेशान था, ये तो आसान चीज था, इसको तो मैं कभी भी हैंडल कर सकता। तो आप उससे बाहर, तो फेस करना बड़ा इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट है। देखते हैं आदमी बार बार सिगरेट पीता है ऑफिस में, उसके अपने बॉस का डर होता है कि मैं कुछ गलत करूंगा, उस काम को सही ढंग से नहीं प्रोजेक्ट करूंगा तो बॉस मुझे पॉइंट आउट कर देगा। तो उसके लिए वो बार बार सिगरेट पीता है, मेंटली प्रिपेयर्ड होता है अच्छा करूंगा, लेकिन वो जितना अच्छा करने के लिए जाता है बॉस देखते ही बोल देता है तुमने यहाँ गलती कर दिया, इसको फिर से सुधार के। जब फिर जाता है तो और पैनिक होता है, और गलती, इस बार तो और ब्लंडर करके आ जाता है। बॉस को पता होता है कि कहाँ गलती करने वाला, फटाक से पॉइंट आउट कर, है ना। तो उस समय हम और बेचैन हो जाते हैं और तरह तरह की परेशानियों में फैल जाते हैं, बैठ जाते हैं।
तो क्या करना है हमको हमारे जीवन में? फेस करना। The fear. हाँ, और जब हम फेस करते हैं तो आउट ऑफ फियर होता है। तो इसीलिए फेस करने के लिए आपके अंदर में कौन सी क्वालिटी चाहिए? करेज की क्वालिटी, है ना? तो इस क्वालिटी को डिजाइन करने के लिए हमको अपने अंदर नॉलेज डिजाइन करना, इस यूनिवर्स में एग्जिस्टिंग नॉलेज को समझना, और उस नॉलेज को समझने के लिए हमको इस यूनिवर्स के पावर के साथ जो फियरलेसनेस प्रदान करता है, उस पावर को अपने अंदर इन्वोक करना, जागृत करना। और उस जागृत करने के लिए हमको भैरवी शक्ति का अपने अंदर आवाहन करना होता है ना? जब हम इसकी उपासना करते हैं तो हम भयहीन हो जाते हैं। तो हमको इस समाज में, अपने परिवार में, इस पूरे संसार में सम्मानित स्थान मिलता है। जो फियरलेस है उसको ही सम्मानित स्थान मिलता है। देखो जैसे भगत सिंह थे, फियरलेसनेस के अंदर, तो आज हम उनका नाम लेते हैं ना। सुभाष चंद्र बोस थे, साधारण व्यक्ति, फियरलेस थे। महात्मा गांधी थे, साधारण व्यक्ति, लेकिन फियरलेसनेस। सब में भैरवी की शक्ति जागृत। इवन दो, जो अगर आप देखेंगे सिखों के गुरु के बारे में अगर जानेंगे, तो सारे सिखों के गुरु में फियरलेसनेस की क्वालिटी, भैरवी शक्ति थी। तो इसीलिए उनका जो नाम, सम्मान और स्थिति था, बहुत ही यूनिक और बहुत ही आनंदित होता है। ये जो है ना, जो हमारी आद्या काली है, जैसे हमने कहा कि सारी देवियां एक ही हैं, एक ही के डिफरेंट फॉर्म हैं, विद डिफरेंट विजडम वो दुनिया को देना चाहती है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हैं। ये जो है तीनों जगत को अंदर में किसी भी तरह का फियर है उसको दूर करने वाला, तीनों संसार, चाहे वो पृथ्वी लोक हो, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे वो पाताल लोक हो, कहीं भी डर नहीं लगता। तो इसके तीनों लोक को ये कर देते। जितने भी तरह के भय, सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु से हमारे अंदर क्या पैदा होता है? हमारा शत्रु है, उससे हमारे अंदर क्या पैदा हो? भय। उस भय से हम उस शत्रु को दूर करना चाहते हैं कि हम भयहीन हो जाए। तो हमारे जीवन की जितनी भी शत्रुएं हैं, आलस्य है, निद्रा है, अनावश्यक निद्रा है, लोभ है, क्रोध है, मद है, मोह है, अहंकार है, ये जितने भी हैं, ये सब हमारे शत्रु हैं। ये सब शत्रु हमारे अंदर भय पैदा करते हैं, और भय पैदा करके हमारे ऊपर वो कंट्रोलिंग स्ट्रेंथ देता है। भय कर दिखाने से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिन भय होए न प्रीति, तुलसीदास जी भी तो रामचरितमानस में कहा है कि बिना भय का प्रेम भी नहीं होता, है ना? तो भय जनरेट होने से प्रीति पैदा हो जाती है। तो ये भय का ही क्वालिटीज है कि डर हो करके फिर प्रेम पैदा करते है ना। तो ऐसी अवस्था हमारे जीवन में बड़ा ही अद्भुत होती है, और वो सारी चीजों को कर सकते हैं। हम अपने जीवन में भैरवी को कभी भी उपलब्ध कर सकते। इसको काल रात्रि सिद्ध विद्या भी कहते हैं। काल रात्रि मतलब जो अंधकार का, जो रात्रि का जो समय है, उस रात्रि का समय ही तो डर का कारण है। और उस रात्रि के समय को जब आप जीत लेते हैं, उसमें निपुण हो जाते हैं, उसमें आप परफेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको किसी भी तरह का भय नहीं होता, है ना? समझ में आ रही है बात?
और बताएं, और क्या है भैरवी तत्व? ये ज्ञान, शक्ति और मुक्ति का भी प्रतीक है। आपने देखा कि छिन्नमस्तिका जो थी, सो समय समय में डिस्ट्रक्शंस करता है। 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल, इसमें आपको मुक्त कर देगा आपकी सारी मेंटल एनिमीज। मेंटल एनिमीज बहुत है ना हमारे पास, तो इसीलिए गला काट के हटा देते हैं, हृदयगत हो जाते हैं, है ना, अनहत बन जाते हैं कि किसी को मैं कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, केवल प्यार करूंगा, केयर करूंगा, अपलिफ्ट करूंगा, ऐसा। लेकिन ये भैरवी जो है, एवरी मोमेंट के जो फियर है उसको निष्क्रिय कर देता है। तो आपके जीवन का हर एक स्टेप फियरलेस हो जाता है जब ये शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है। तब आप जो भी डिसीजंस लेते हैं, बोल्ड डिसीजन, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा इसके बारे में सोचते ही नहीं। बहुत ही क्लैरिटी आपके अंदर में होती है, और जब क्लैरिटी होती है तो फिर आप हमेशा अपने लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं। जब क्लैरिटी नहीं होती तो आप लक्ष्य को पा भी नहीं सकते अपने। इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। भैरवी की पूजा से भय हट जाने की वजह से मानसिक एकाग्रता बहुत आसानी से हो जाती है। सो यू विल बी कंसंट्रेटेड, क्योंकि भय नहीं रहे। भय की वजह से हम लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे मैं एक सीढ़ी चढ़ता हूं और ऊपर में हमको एक कील ठोकना है। सीढ़ी चढ़ते हुए हमारे पांव कांपने लग जाते हैं और हमारे अंदर भय होता है कि मैं सीढ़ी से गिर ना जाऊं, तो मैं उस नेल को कभी भी स्ट्रेट ठोक नहीं सकता। हमारे हाथ सही ढंग से उसके ऊपर हथौड़ा नहीं मारेगा, हिलते डुलते। जैसे ही क्लैरिटी आ जाएगी कि ये सीढ़ी मुझे गिराएगा नहीं, तो आप फटाक से ठोकते हैं, है ना। तो जीवन में जैसे ही क्लैरिटी आएगी तो आप फियर से बाहर होते हैं और आप टू द पॉइंट एक्शन करते हैं, फियरलेस हो जाते हैं। ऐसी बात हो जाती है कि नहीं? तो ये आपको क्या करती है? एकाग्रता लाती है आपके जीवन के अंदर। फिर आपकी, जब भी आप एकाग्र होते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप किसी चीज को भूलेंगे नहीं, आप मोर अवेयर होते हैं। एकाग्र होने में अवेयरनेस होती है, और जब अवेयरनेस होते हैं आप, तो आपकी सारी सेंसिंग सिस्टम्स डिजाइन होती है, और जब वो शार्प होती है तो आपकी मेमोरी बढ़ जाती है। और ये मेमोरी आप भूलते नहीं, ये डिलीट नहीं होती, ये स्ट्रांग सेलुलर कंडीशंस को डिजाइन कर देती है आपके ब्रेन के अंदर, जो कि सबकॉन्शियस माइंड में बड़ा स्ट्रांगली एग्जिस्ट करती है। ये आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होती है ये स्मृति। और जब आप इन फ्लो होते हैं तो ये स्मृतियां शब्द के रूप में आपके थ्रू बाहर निकलने, ऐसी बात होती। तो जब ये डर से विहीन होने में, तो इसीलिए ये शक्ति हमारी मेमोरी को भी बढ़ाती है ना। ये मानसिक शांति देती है। उद्विग्न तो फियर से होता है। जब हमको पता चल गया कि मुझे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो फिर हम निडर होकर के आगे बढ़ते, हमारे कदम लड़खड़ाते नहीं, बड़ा स्ट्रांगली मूव करता है हमारे जीवन, है ना। ये जो निडर है वो स्वतंत्र है। आपने कभी अनुभव किया है इस बात को? जो निडर है वो स्वतंत्र है। तो जैसे ही आप निडर होते हैं तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर डर है आप स्वतंत्र नहीं है। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन हमारे अंदर एग्जिस्टिंग फियर आज भी हमको कमजोर कर रहा है, और आज भी हम उस परतंत्रता के विजडम से मुक्त नहीं हुए। 75 साल हो गया, हमारी बुद्धि, हमारी विचार स्वतंत्र नहीं है, उस परतंत्रता से बॉन्डेड। लेकिन जैसे ही ये भैरवी आप में जागृत होगी
तो आप स्वतंत्र होंगे, और स्वतंत्र होंगे तो विहंगम हो जाएंगे, और विहंगम होंगे तो उसका ज्ञान आपके अंदर में योग पैदा कर देगा। यही यही विजडम है विहंगम ज्ञान योग का, जो हमारा पर्पस है, स्वतंत्र होने का पर्पस है ना, फ्रीडम होने का पर्पस है। और फ्रीडम हमेशा डर के विहीन हो। जब तक पति का सम्मान होता है, उसका कैरिंग होता है, उसके रिस्पेक्ट होते हैं, हम पति पत्नी के संबंध के लाइन को कभी भी नहीं तोड़ पाते। जैसे ही उस लाइन से हम स्वतंत्र होते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो फिर वो संबंध कभी भी संबंध नहीं होता, फिर हम तोड़ते चले जाते, है ना। तो इसीलिए स्वतंत्रता ऐसी होती जो आपको बाउंड नहीं कर सकता, आपको किसी बंधन में नहीं रख सकता, मुक्त कर। स्वतंत्रता एक ही कंडीशन में बॉन्डिंग देता है, जब समानता की अनुभव होती है। जैसे शिव और शक्ति समानता का अनुभव है। शिव कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं कहते हैं शक्ति के सामने, कहते हैं कि मैं इन्हीं के द्वारा संचालित। और शक्ति कभी भी शिव को अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानती शिव के सामने, और हमेशा कहती है कि मैं इनके द्वारा ही संचालित, अगर ये नहीं तो मेरा अस्तित्व नहीं। दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं, और इस जगह में दोनों स्वतंत्र रहते हैं। और फिर जब स्वतंत्र रहते हैं तो यहाँ रिलेशनशिप की बॉन्डिंग डिफरेंट हो जाती है, अलग हो जाती है। कहीं से भी चूक होने की कोई बात नहीं होती है, कहीं से भी संदेह होने की बात नहीं होती है, डाउट नहीं, डर नहीं होता है। आज यूरोप में हम एक बहुत ही अद्भुत कहानी बताने चाहते हैं कि हमने एक हस्बैंड वाइफ को ट्रीट किया था, है ना। ये बात है नवंबर 2008 में, जब हम उसको ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो वो दोनों पति पत्नी को हम पूछे कि तुम्हारी शादी कब हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने शादी की ही नहीं, हम लिविंग टुगेदर हैं लास्ट 7 ईयर। तो हमने कहा कि जब तुम लिविंग टुगेदर हो, तुमको बच्चा कैसे होगा? ये तो बहुत मुश्किल है। कितनी बार भी तुम देखो, 5 बार IVF करा लिया, फिर भी बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि तुम दोनों मिल करके बच्चा होने वाला जो एनवायरनमेंट है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अब तुम मेरे पास आ गए हो तो तुमको बच्चा निश्चित तौर से होगा, क्योंकि ऊपर से डिवाइन सोर्स तुमको मेरे पास भेजा है। तो मैंने उस दोनों को कहा कि देखो, हम तुमको अपने इंडियन विधि से आज शादी कराते हैं। तो दोनों को आमने सामने बिठाया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, और दोनों को कहा कि तुम एक दूसरे के आंखों में देखो तो क्या दिखता। तो उसने कहा कि इसकी आंखों में मेरा तस्वीर दिखता है। लड़का ने कहा कि लड़की के आंखों में सिर्फ मेरा तस्वीर। लड़की ने कहा कि इसके आंखों में मेरा तस्वीर। तो जब ये दोनों के आंखों में इसी दोनों का तस्वीर दिखने लग गया, तो हमने कहा तो फिर तुम दोनों एक दूसरे पर डाउट क्यों करते हो कि दूसरी लड़की से भाग जाएगा, और तुम भी इस पर में डाउट करते हो कि कोई नया लड़का के साथ ना ये संबंध कर ले, भाग न जाए। ऐसा कैसे डाउट होता? आज के बाद तुम दोनों ने आंखों में देख लिया कि तुम्हारे सिवा इसके जीवन में कोई दूसरा नहीं, और तुमने भी देख लिया कि इसके सिवा तुम्हारे जीवन में दूसरा नहीं। तो आज से तुम दोनों का ऐसा संबंध होता है। फिर हम दोनों के हाथ में ड्राई फ्रूट्स था, दिए, और कहे दोनों एक दूसरे को खिलाओ और कंफर्म करो कि हम एक दूसरे के ऊपर कभी डाउट नहीं करेंगे, एक दूसरे को सम्मान करेंगे। और बड़ा मिराकुलस बात हुआ कि कमिंग 3rd मंथ में हम फरवरी में फिर गए, 2009 फरवरी में। तो उस बार उसके साथ 25 जोड़े थे जिसको बच्चा चाहिए होता था, क्योंकि वो जोड़ा कंसीव कर गया। और फिर उस 25 लोगों को उन्होंने कहा कि भाई हमको आप इंडियन स्टाइल में मैरिज करा दीजिए। तो हमने सबको बिठाया आमने सामने, सबको ब्रीदिंग कराया, एक दूसरे को हाथ पकड़ के, सबको एक दूसरे का फोटो दिखाया उसके आंखों में
कि इस आंख में किसका फोटो बन रहा है, फिर सबको दिए। और फिर उसके बाद हम नवंबर में गए फिर से वहां, तो उसमें से 90% जो पेयर आया था सारे कंसीव, 10% नहीं किया क्योंकि वो तो भाग लिया। ठीक, ठीक है। तो इस तरह से बातें होती हैं। तो ये जीवन में ऐसा क्लैरिटी देता है, स्वतंत्रता देता है, और हमारे जीवन को सुंदर बना देता है, आनंदित बना देता है, प्रेममय बना देता है, एकाग्र चित्त कर देता है कि दो चित्त भी एक ही चित्त हो जाता है, एक ही तरह की फीलिंग्स होती है, एक ही तरह का स्पंदन होता है, एक ही तरह का पसंद होता है, एक ही तरह का नापसंद होता है, एक ही तरह के विचार होते हैं, एक ही तरह से मूव करने लग जाते हैं। और ये सारी ताकत भैरवी की साधना से आ जाती है ना। और जब आ गई तो हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, समृद्धिवान हो जाते हैं, कांतिवान हो जाते हैं, ऐश्वर्यवान हो जाते हैं, अपने आप होता है एक डर हट जाने से। डर हमको इस सारी चीजों से रोक के रखा है, हमको ऐश्वर्यवान नहीं होने देता हमारा डर, ये परेशानी है ना। तो ये चीजें हमको भैरवी की वजह से पैदा होती है। अब हम भैरवी के बारे में आगे बातचीत करेंगे अगले क्लास में, और इस क्लास में हम 3 से 5 मिनट में भय रहित प्राणायाम करेंगे, जिससे हमारे अंदर में से एग्जिस्टिंग फियर बाहर निकल जाए और हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें और सही डायरेक्शंस में एक्शन कर सकें, जिससे हम अपने जीवन को सफल, सुंदर, आनंदित और प्रेममय बना सकें, अपने अंदर में एग्जिस्टिंग फियर को मुक्त कर सकें। ये सारी चीजें गौतम बुद्ध में भी था, और इसीलिए गौतम बुद्ध जब भी बैठते थे तो अभय मुद्रा में ही बैठते, स्वतः अभय मुद्रा उनमें लग जाती। जितनी भी देवियां हैं, शक्तियां हैं, उनके जो स्ट्रक्चर डिजाइंड है उस सब में एक मुद्रा अभय मुद्रा निश्चित है। अभयता देता है, अपने भक्तों को डर से मुक्त करता है। किसी भी पूजा पाठ, ध्यान, प्राणायाम कुछ भी हम करते हैं, उससे हमारे जीवन से डर निकल जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता। अच्छा, हमने ये पूजा किया है, अब हमारा ये काम सहज हो जाएगा, इसमें परेशानी नहीं है। और जैसे ही ये मन में ये बात आती है तो हम डर विहीन होकर के जीवन में एक्शन कर लेते हैं, और एक्शन करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। फिर हम मानने लगते हैं उस भगवान को कि इस भगवान ने हमको कितना अच्छा कर दिया। अच्छा, भगवान ने आपके अंदर परिवर्तन कर दिया, सोच कर दिया, अच्छे थॉट्स दे दिए, अंदर से डर हटा दिया, तो आप अपनी शक्ति को पूरी क्षमता के साथ उपयोग कर। डर रहने से क्षमता का उपयोग होता ही नहीं। जब आप 100% रिजल्ट के लिए 60%, 40% क्षमता से काम करेंगे तो कभी भी आप 100% रिजल्ट पा ही नहीं सकें। तो क्षमता 100% होने के लिए डर विहीन होना बहुत जरूरी है। फिर आपका इतना तेज बढ़ेगा कि चीजें अपने आप हो जाएंगी, रास्ता अपने आप प्रखर हो जाएगा, अंधकार अपने आप जीवन से निकल जाएगा और बहुत सुंदर और व्यवस्थित हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, बहुत ही सिंपल प्राणायाम, मतलब हमारा प्राण क्रिया योग में इसको हम करते हैं, जिससे हमारे जीवन में डर नहीं होता, मन शांत स्थिर होता है, इसकी चंचलता खत्म हो जाती है, अंदर में होने वाली जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं कम हो जाती हैं, हम नेगेटिव थॉट विहीन हो जाते हैं, थॉटलेसनेस की अवस्था प्राप्त हो जाती है। और करना क्या है कि अपने लेफ्ट हैंड को क्रॉस लेग बैठना है, लोअर एब्डोमेन के नीचे रखना है, और राइट हैंड को उसके ऊपर रखना है। ऐसे रख करके अपने दोनों थंब को टच कर देना। ये अभय मुद्रा है। इस मुद्रा में जब हम ध्यान करते हैं या क्रिया करते हैं तो हमारे अंदर किसी भी तरह का डर नहीं होता,
हम डर से मुक्त हो जाते। तो हमको इस अवस्था में रखना है। रखने के बाद आंख को बंद करना। बंद करते हुए आप जब सांस लेंगे तो सांस आपका लगभग 12 इंचेस का सांस होना चाहिए। आप सोचिए कि आपके बॉटम ऑफ द स्पाइन के सामने की जो जगह है वहां से आप सांस उठा रहे हैं। सांस ले लेंगे, वहां से ब्रीद उठेगी, ऊर्जा उठ करके, और आप उसको अपने सर के ऊपर में उस ऊर्जा को रोक देंगे। रोक करके आप वहां स्थिर रहेंगे जब तक आप रोक सकते हैं। फिर सहजता से धीरे से जितना स्लो हो सके आप सर के ऊपर से अपने ब्रीथ को नीचे करते हुए ले जाएं और उसको फिर जहां से उठाए थे वहां स्थिर करें। फिर से सांस लें, ऊर्जा को उठाएं, अपने सहस्त्रहार के ऊपर में रखें, होल्ड करके रखें। फिर सहजता से धीरे 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 उसको छोड़ते जाएं। जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट फूलेगा, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट एकदम आपके स्पाइन में टच हो जाना चाहिए, इतना दब जाना चाहिए, है ना। इस प्रक्रिया को हम लोग 3 मिनट के लिए करेंगे। ये किसी भी तरह के भय से हमको मुक्त करता है, मन को एकाग्रचित करता है ना। वन पॉइंटेडनेस की अवस्था आती है, और हमारा शरीर के किसी भी स्थिति में जो डर है, चाहे मनोभाव में है या आत्मिक फियर है, चाहे फिजिकल फियर है, चाहे मेंटल फियर है, चाहे इंटेलेक्चुअल फियर है, सारे फियर अपने आप शांत हो जाते हैं, आउट ऑफ प्रोग्राम। इस प्रक्रिया को हमको 3 मिनट करना चाहिए। आंख बंद करके बैठ जाएं और सहजता से सांस को लेते हुए पेट फुलाएं, और ध्यान रखें कि आप रूट ऑफ द स्पाइन से ब्रीथ को ऊपर उठाते जा रहे हैं। आपका ब्रीथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और टॉप ऑफ द हेड के ऊपर जमा हो रहा है। आंख को बंद कर लें, कंधे को रिलैक्स कर लें, सहज हो। सांस लें और छोड़े नहीं, सांस अपने आप वहीं से शुरू होगी। बस अवेयर रहें और प्रक्रिया को अपने अंदर होने दें। जितनी देर रोक सकते हैं रोक के रखें, और जितनी स्लो ब्रीद निकल सकती है स्लोली उसको सहस्त्राहार से रिलीज करें। चेहरे पर प्रसन्नता रखें, सहज रहें। जितना कंधा लूज होगा ब्रीथ को लेने और होल्ड करने में उतना आसानी। सीधा बैठने के चक्कर में कंधा को टाइट नहीं करें, कंधा लूज रहना चाहिए, रिलैक्स।
अब आप अपने श्वास को सहज आने और जाने दें, नॉर्मली कैसे वो आती है और जाती है। बस विटनेस करें अपने अंदर में होने वाली प्रतिक्रियाओं को देखने के लिए। दोनों हाथों को आपस में रब कर लें। लेफ्ट हैंड को लोअर एब्डोमेन के ऊपर रखें, राइट हैंड को थंब थ्रोट के ऊपर रखें। 3 बार सहजता से सांस लें और छोड़ दें। फिर से दोनों हाथ को रब कर लें। लेफ्ट हैंड को लोअर एब्डोमेन के ऊपर रखें, राइट हैंड को टॉप ऑफ द हेड पर रखें। फिर से दोनों हाथों को रब कर लीजिए। दोनों हाथ से अपने नाभि के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में घुमा दें। फिर से दोनों हाथ को रब कर लीजिए। दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखें। धीरे से हाथ को आंख के ऊपर से हटाएं और अपनी आंखों को धीरे से खोलें। अपने पाँव को लूज कर लें, रिलैक्स कर लें। कंधे को लूज और रिलैक्स कर लें। बॉडी को राइट एंड लेफ्ट ट्विस्ट कर लें और फिर आप सहज हो जाएं। इसके साथ हम आज का ये क्लास बंद करते हैं। आप लोगों को डर विहीन जीवन की शुभकामना देते हैं। अच्छे से सोएं, अच्छे स्वप्न के साथ रहें, कोई भी नाइटमेयर नहीं आए जीवन में, और एंजॉय करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें ना। फिर हम अगले बुधवार को मिलेंगे भैरवी के डिफरेंट तत्व विवेचन के साथ ना। ये एलिमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है बड़ा ही यूनिक है, बड़ी ही अद्भुत है इसके साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जय सर। जय हो सर। थैंक यू सर। जय हो सर। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी, प्रणाम।